जहाँ इंडिया की 114 यूनिकॉर्न कंपनियों में से 77 प्रॉफिट का मुंह नहीं देख पा रही हैं, वहीं एक छोटे से गांव में रहने वाला साइकिल पर चलने वाला 2700 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी फैमिली सपोर्ट के। आज 40,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर चुका है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर श्रीधर वेम्बू के बारे में। जोहो कॉर्पोरेशन और उनके फाउंडर के बारे में पूरी स्टोरी के लिए हमें इतिहास के पन्ने तो पलटने ही पड़ेंगे, तो चलिए पलटते हैं। श्रीधर वेम्बू का जन्म 22 अक्टूबर 1967 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव थंजावुर में हुआ था। जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इनके फादर चेन्नई शिफ्ट हो गए, जो कि हाई कोर्ट में एज ए स्टेनोग्राफर काम करते थे। तभी इन्होंने जेई का एग्जाम दिया था और इनकी ऑल इंडिया रैंक 27 थी। इन्होंने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन ये वहाँ पे क्या कहते थे कि यार लेक्चरर डीप नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ की जो बुक्स हैं, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डीप नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा इनको। तो IIT मद्रास के अंदर इनका फिजिक्स से इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। तो ये क्या करते हैं कि अमेरिका जाते हैं और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फिजिक्स के फील्ड में एक बहुत जाना माना नाम है। ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ जाके बोलते हैं यार यहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा, इतना डीप है ही नहीं कहीं भी। तो क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स उठाते हैं, अपने आप पढ़ते हैं, खुद की रिसर्च करते हैं, अपना पढ़ते रहते हैं। इनकी जॉब लग जाती है, क्वालकॉम कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। इनके पास एक प्रोजेक्ट आता है C++ के लिए। इन्हें एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होता है C++ लैंग्वेज से। इनको C++ आती नहीं थी। ये क्या करते हैं, बुक उठाते हैं, खुद सीखते हैं और एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर देते हैं जो कि हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल भी हो जाता है। अब आप समझ सकते हो कि एक बंदा बिना किसी प्रैक्टिकल के बुक से पढ़ के एक पूरी लैंग्वेज सीख लेता है C++ जैसी, और उसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर देता है। तो ये कितने ब्रिलियंट माइंडेड थे। 1996 में क्या होता है, इनके एक बड़े भाई थे कुमार वेम्बू, उनका ऑफर आता है कि भाई यार स्टार्टअप करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। तो उन्होंने सोचा यार जो पढ़ाई लिखाई की थी, जो रिसर्च में करना चाह रहा था वो तो मैं कर नहीं पाया, अब चलो कुछ देश का ही नाम करते हैं। वापस आते हैं, भाई के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि चलो एक हार्डवेयर कंपनी बनाते हैं, कोई मशीन बनाते हैं। ये बनाने लग जाते हैं। एक कमरे में दोनों भाई बैठ के मशीन बना रहे हैं। आधी मशीन बनती है, प्रॉब्लम क्या आती है, जो सारे स्टार्टअप के साथ आती है, सा खत्म। अब ये सोचते हैं यार कहीं से फंडिंग तो मिलेगी नहीं। फंडिंग उस टाइम पे स्टार्टअप्स को वर्ल्ड में कोई नहीं देता था, वहाँ पे कल्चर ही नहीं था फंडिंग का, और इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या करते हैं कि चलो यार कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कब होगा और अपना छोटे से रूम में बैठ के बना भी लेंगे। ये कंपनी का नाम रखते हैं एडवेंट नेट, जिन्होंने US में रजिस्टर करवाई हुई थी। सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इनका पहला प्रोजेक्ट आता है $30,000 का। अब वो क्लाइंट जो होता है जिसने ये प्रोजेक्ट खरीदा था, वो क्लाइंट प्रोजेक्ट खरीदने के बाद इनसे क्या कहता है, भाई अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होता तो मैं तुमसे ये प्रोजेक्ट कभी नहीं खरीदता, तुम्हें बेचना ही नहीं आता। तो उन्होंने सोचा यार बेचना नहीं आता तो क्या करना होगा। अब इस चीज़ को ना ये हट करके उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि यार ऐसा बोल दिया इसने, ऐसा थोड़ा ना होगा, मैं इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो मैं आगे भी बेच लूँगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेल्समैन हायर किया और उसके साथ काम करने लगे, उसके साथ सीखने लगे सेल्स। ये नहीं किया कि भाई मैं तो मालिक हूँ, प्रोजेक्ट बिक रहा है, मेरा प्रोजेक्ट अच्छा, मैं उसी से बेच लूँगा। नहीं, सेल्समैन हायर किया, उसके साथ जाने लगे और सेल्स सीखने लगे। इससे हमें पहले चीज़ क्या पता चलती है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मतलब बिजनेस स्किल्स। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, आपकी बिजनेस स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप कंपनी खड़ी नहीं कर सकते। अगर आप एक म्यूजिशियन हो और आपको अच्छा गाना गाना आता है तो आप एक म्यूजिक स्टूडियो खड़ा नहीं कर सकते। आपको डांस करना आता है, आप एक डांस स्टूडियो खड़ा नहीं कर सकते। उस चीज़ के लिए बिजनेस स्किल्स चाहिए। अब ये सेल्समैन के साथ सेल्स करने लगे, सीखने लगे। तो उन्होंने सोचा यार मैं बाहर रहूँगा तो मैनेजमेंट कौन देखेगा। तो उन्होंने एक मैनेजमेंट वाला बंदा हायर कर लिया। उन्होंने देखा यार मैनेजमेंट तो ठीक है, फाइनेंस कौन संभालेगा। तो उन्होंने एक अकाउंटेंट हायर कर लिया। अब टीम बढ़ने लगी। उसी टाइम पे ये जाते हैं एक सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन में, पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई थी। तो इनके सॉफ्टवेयर को देख के सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जापान की कंपनियां। जापान की कंपनियां क्यों, जापान में अभी छोटे छोटी कंपनीज थी, ज़्यादा बड़े लेवल तक वो गई नहीं थी। उस टाइम पे इन सभी कंपनियों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रही थी HP एक बहुत बड़ा नाम था और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रही थी, और वो भी बहुत हाई प्राइस में। अब ये छोटी कंपनियां तो हाई प्राइस अफोर्ड कर नहीं सकती। आती है एडवेंट नेट के पास कि भाई हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाओ। एडवेंट नेट बोलता सॉफ्टवेयर तो बनाना है, ऐसा तुम कहोगे वैसा बनाएंगे और सस्ते में बनाएंगे। जो चीज़ कोई बंदा 1 करोड़ में बेच रहा है, ये बोलेंगे 1 लाख में ले जाओ, इतना सस्ता। आप सोच सकते हो कि इनके पास क्लाइंट आएंगे कैसे नहीं। 1998 में उन प्रोजेक्ट्स के साथ इनकी $1 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं रेवेन्यू। 2 साल के अंदर 8 करोड़ क्रॉस करना आसान बात नहीं है एक स्टार्टअप का, और वो भी 1996 के टाइम पे, और वो भी इंडिया के अंदर। ठीक है, आपने फिर क्या किया, इनको वहाँ से इनको पता चला कि इनकी टारगेट मार्केट कौन सी है। टारगेट मार्केट क्या थी इनकी टारगेट मार्केट वो थी कि जो कंसल्टेंसी बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े अमाउंट में अफोर्ड करा रही हैं,
वो ये छोटी छोटी कंपनियों को छोटे प्राइस में छोटे सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कराएंगे। इनको बड़े लोगों तक नहीं पहुंचना था, इनको छोटी स्टार्टअप खड़े होंगे और उन सारे स्टार्टअप्स में से कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो सस्ते में कंसल्टेंसी लेना चाह रहे होंगे, ये सारे के सारे उनको बेचेंगे। वैसे इनका जो मेन मार्केट थी वो यूएस थी, ठीक है। 1999 के अंदर इनका $2 मिलियन क्रॉस कर देते हैं अपना रेवेन्यू। तो इनके पास एक ऑफर आता है कि भाई आप अपनी कंपनी को बेचो, कितने में? $25 मिलियन में। बहुत बड़ा अमाउंट होता है $25 मिलियन। अब ये लोग बैठते हैं, ये इनके बड़े भाई 2-4 लोग, और ये मना कर देते हैं कि भाई हमें नहीं बेचनी। जस्ट उसके 1 साल बाद क्या होता है, इनकी 115 लोगों की टीम होती है, $10 मिलियन का इनका टर्नओवर हो चुका होता है, मतलब अच्छी चल रही है कंपनी, बहुत अच्छी ग्रोथ पे चल रही है। लेकिन उसी ईयर में एक .com बस्ट आ जाता है। .com बस्ट की वजह से क्या होता है, जो नेस्डैक है वो 5048 से 1140 तक आ जाता है। तो ये तो खैर स्टॉक पे मेंशन नहीं थे, तो इनका तो कुछ लॉस नहीं हुआ, लेकिन कंपनी किसके ऊपर चलती है? कस्टमर्स के ऊपर। इनके जितने भी क्लाइंट्स थे वो 80% बर्बाद हो चुके थे, तो इनके पास प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे। तो अब ये करें क्या? इनकी टीम थी 115 लोगों की, उनको सैलरी भी देनी है, अर्निंग कहीं से अब आ नहीं रही है। अब ये क्या कर सकते थे कि ये ले ऑफ कर देते हैं। इन्होंने ले ऑफ नहीं किया, ये क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है, सबके लिए 2000 बर्बाद ईयर है, हम इसको कुछ और करते हैं। इन्होंने 2000 ईयर का नाम रखा अपनी कंपनी के लिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ईयर। ये अपनी टीम मेंबर से बोलते हैं कि भाई अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा करो, साथ के साथ बैठो और कुछ नई चीज़ रिसर्च करो, कुछ नया डेवलप करो, कुछ नया बनाओ, जो मार्केट में क्या चाहिए लोगों को, किस चीज़ की नीड है वो करो। तो इनकी टीम क्या करती है, मैनेज इंजन बनाती है, अच्छा प्रोडक्ट होता है, वो भी काफ़ी चलता है। अभी तक एक बात याद रखना, इनकी कंपनी का नाम एडवेंटनेट है, अभी जोहो नाम नहीं है इनका। फिर ये क्या करते हैं, इनकी टीम में एक आइडिया आता है कि भाई क्लाउड मैनेजिंग की तरफ जाते हैं, और सारी कंपनियां क्लाउड मैनेजिंग की तरफ जा रही है, तो हमें भी जाना चाहिए। ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, जोहो प्रोडक्ट, कि भाई मोबाइल में डाउनलोड करो और अपना यूज़ करो। किस चीज़ के लिए? बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिजनेस ग्रो करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती थी, कंपनी अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवा देती थी। ये क्या बोलते हैं कि और जितने छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि बहुत छोटे लेवल पे एक सिटी में हैं या फिर एक टाउन के अंदर हैं, वो तो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड मैनेजिंग के थ्रू एक ऐप देते हैं। उस ऐप के अंदर फीचर्स क्या होंगे, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इक्विटी, आप अपना सारा मैनेज कर सकते हो बिजनेस रिलेटेड। तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा शानदार होता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कराता है इनकी कंपनी को। हमें ऐसे एक चीज़ सीखनी चाहिए इनसे, कैश रिच हमेशा रहना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। अगर आप कैश रिच नहीं होगे तो आपके पास प्रेशर होगा, और हो सकता था अगर ये कैश रिच ना होते, इनके पास फंडिंग थी नहीं, अगर इनके पास फंडिंग भी होती, ये इन्होंने अगर लोन ले रखा होता, क्योंकि अगर कैश रिच नहीं थे इसका मतलब लोन ले रखा होगा या फिर फंडिंग ले रखी होगी। अगर इनके पास फंडिंग वगैरह होती तो इनकी कंपनी बिक जाती, क्योंकि अगर आप फंडिंग लोगे तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर होता है कि भाई प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉफिट जनरेट करो, इतने बंदे क्यों रख रखे हैं, इनको निकालो, क्या करेंगे इतने बंदों का। तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर होता है। इनकी फिर एक और चीज़ है, कैशेस तो थे, दूसरी चीज़ ये कभी मार्केटिंग नहीं करते। मार्केटिंग क्यों नहीं करते पता है आपको? आज के टाइम पे 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से 300 कंपनी इनकी क्लाइंट हैं। ये बोलते हैं कि मैं मार्केटिंग इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। एक्सपेरिमेंट्स वो नहीं जो अपना ये फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स नहीं, बिजनेस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब कई सारी चीज़ में ये फेल भी होते हैं। ये बोलते हैं अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो अगले दिन मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर मेरा होगा कि श्रीधर वेम्बू जोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हो गया। अपना शांति से करता हूँ और चीज़ का मेरे को प्रॉफिट मिलता है, मैं जो चाहूँ वो एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। फेल होगा तो ठीक, अच्छा होगा तो मेरे बिजनेस के लिए प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तीसरी चीज़ हमें इनसे सीखनी चाहिए कि ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ये आपदा थी इनके लिए, ये चाहते तो ले ऑफ कर सकते थे, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, कोई भी अर्निंग नहीं हो रही थी, निकाल देते, लेकिन उन्होंने अवसर ढूंढा। भाई रिसर्च करते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं। चौथी चीज़ इस वाले इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलती है, डोंट रिजिड। हमें ना अपने प्रोडक्ट पे वो नहीं होना है कि भाई अब हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब इसी को बेचेंगे। मान लिया वो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन टाइम के साथ हो सकता है कुछ और आ जाए। टाइम के साथ इनको डेवलप होना था, तो टाइम के साथ हमेशा डेवलप होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं समय के साथ बदलना सीखो, उन्होंने वही किया। ये चेंज हुए अपने प्रोडक्ट से, उन्होंने जोहो अपना प्रोडक्ट बना दिया। अब क्या था, अभी तक इनका कंपनी का नाम क्या था, एडवेंटनेट, जोहो इनके प्रोडक्ट का नाम था। ये बोलते हैं यार अभी भी हमारा नाम यूएस में चल रहा है क्योंकि एडवेंटनेट है, और मेनली इनकी 80 से 85% जो इनकी क्लाइंट थे वो सारे के सारे यूएस से थे, इंडिया से बहुत कम क्लाइंट थे इनके। ये क्या करते हैं कि 2009 के अंदर के यार इंडिया का तो नाम रखना पड़ेगा, तो ये अपनी कंपनी का नाम रखते हैं जोहो कॉर्पोरेशन, और ये 2009 में होता है। अब ये तो हमने इनकी 2009 के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, आज बढ़ते जा रहे हैं और आगे हम आशा करेंगे कि और ज़्यादा बढ़ें। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि ना सक्सेस क्यों मिली। इनका पहले सक्सेस का पता है क्या है, इनके लो प्राइस था। जो बंदा को 1 करोड़ में बेच रहा है वो 1 लाख में बेच रहे हैं, 100 गुना कम प्राइस में बेच रहे हैं, तो भाई सक्सेस तो मिलनी है। अब ये नहीं है कि प्राइस कम रहने से आप प्रॉफिट ले जाओगे, भाई प्राइस तो लोकल चीज़ों का भी होता है, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। ये क्वालिटी भी अच्छी दे रहे थे और प्राइस भी कम था। अब वही चीज़ देखो, अभी 1.5 लाख को भाई 1000 रुपये में तो कर नहीं सकते, लेकिन ये 1.5 लाख को 50,000 में जरूर दे रहे थे।
इतनी लो प्राइस थी तो लोगों को इनके पास आना ही था, और सेम क्वालिटी। ये दूसरी चीज़ क्या करते थे, ये क्लासिक गोयर बिट्रेज करते थे। इसका मतलब क्या होता है कि भाई सस्ते में लो और महंगे में बेचो। मतलब सस्ता का इंडिया, महंगा का यूएस। इंडिया के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत कम है, यूएस के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इंडिया से बनवाते थे, यूएस में बेच देते थे। सबसे ज़्यादा टेक का सामान कहाँ खरीदा था, यूएस में, वहीं बेच देते थे। तीसरा पॉइंट, इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट थे, 45 प्रोडक्ट थे, और हर चीज़ को लिंक करके रखते थे। आप एप्पल इकोसिस्टम बहुत फेमस है, क्यों? आपने फ़ोन ले लिया, मैक ले लो, मैक ले लिया, आईपैड ले लो, आईपैड ले लिया, एप्पल वॉच ले लो, एप्पल वॉच ले ली, आई बैंक ले लो, सब कुछ एप्पल का ले लो, सारा का सारा इकोसिस्टम बना के देंगे और सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट भी रहेंगी। इन्होंने भी ऐसा ही किया। भाई आपने मैनेजमेंट का ले लिया तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस का भी लो, फाइनेंस का ले लिया, इक्विटी संभालने का ले लो, सारे के सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर दिया, मतलब सारे के सारे को लिंक कर दिया सारे प्रोडक्ट्स को, जिससे वो इकोसिस्टम बनानी इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का। चौथी चीज़, ये फ्री मॉडल दे देते थे। छोटे हैं वो फ्री मॉडल यूज़ करते हैं। अब जो बंदा इनका फ्री मॉडल यूज़ कर लेता था वो कुछ टाइम बाद उसको प्रीमियम लेना ही पड़ता था, क्योंकि मजबूर हो जाता था प्रोडक्ट खरीदने के लिए। पांचवी चीज़, ये चैनल पार्टनर या फिर रेफरल से पैसा कमाते थे कि भाई इनको मार्केटिंग नहीं करनी है। ये बोलते थे कि तुम एक रेफ़र करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। जैसे कि कई सारी साइट्स होती हैं, आप उनको रेफ़र करो अपने लिंक से, आपको पैसा मिल जाएगा, कुछ मतलब कमीशन मिल जाएगा। लाइफ टाइम कमीशन दे देते कई बंदों को कि जितना वो प्रॉफिट कमा रहा होगा हमारे से, उसको थोड़ा बहुत हम आपको दे देंगे, या 5%, 10%, जितना भी, ये चैनल पार्टनर बना लेते थे। छठवीं चीज़, इन्होंने मार्केट में ना गैप को पता कर लिया कि एक छोटी कंपनियां हैं, एक बड़ी कंपनियां हैं, इनके बीच में बहुत गैप है। उस गैप को पता किया, प्रोडक्ट बनाया, सस्ते में लॉन्च किया और हो गए ग्रो। गैप, मार्केट का गैप पता किया। अब आपकी इनकी रिक्रूटिंग देखो, बहुत पैसा है इनके पास। ये भी IITs, NITs, बड़ी से IIIT से हायर कर सकते हैं बंदे, लेकिन नहीं करते हैं। पता क्या बोलते हैं कि IIT में तो गूगल भी आती है, TCS भी आती है, वो बंदे ले जाते हैं, उनको पैकेज भी हाई देना पड़ता है। हम क्या करेंगे, छोटी कॉलेजों में जाते हैं। अब छोटी कॉलेज में जाते थे ये लोग, वहाँ से इंजीनियर्स हटाते थे, वहाँ के इंजीनियर्स को कुछ आता नहीं था, उन्हें ये ट्रेन करने पड़ते थे, 6 महीने के इनको ट्रेनिंग देते थे। इन्होंने कहा यार ट्रेनिंग जब हमें देनी है तो जो बंदा 4 साल करके आ रहा है मेहनत, तो उसको हमें सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो फिर ये पता क्या करने लगे, इन्होंने अपनी एक जोहो यूनिवर्सिटी बना ली। उसमें ये क्या करते थे, जिस बंदे को हमारे यहाँ नौकरी करनी है वो 10th के बाद आओ, 12th के बाद आओ, हम आपको 6 महीने का डिप्लोमा देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे फ्री में। उसमें हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, IT के बारे में सिखाएंगे, कुछ सॉफ्ट स्किल सिखाएंगे, इंग्लिश बोलना वगैरह, ये सब कुछ सिखाएंगे। अगर इनको पसंद आता है बंदा तो ये अपने यहाँ हायर कर लेते हैं और उसको नौकरी कराते हैं। एक फ़ोटो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि इनके यहाँ पे एक गार्ड था, गार्ड की नौकरी करता था, उसने वो डिप्लोमा किया और वो अब एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर है इनकी कंपनी के अंदर। तो आप सोच सकते हो ये गरीबों का सबसे ज़्यादा भला करते हैं, ठीक है। ये कई सारी चीज़ें बोलते हैं अपनी कंपनी के अंदर। ये बोलते हैं मीटिंग सबसे कम रखो, मीटिंग में टाइम वेस्ट होता है, महीने में एक मीटिंग रखो, आओ, जो भी डाउट है, जो भी कुछ है वो पूछो, बात खत्म। डेली की मीटिंग नहीं है, हफ्ते में एक मीटिंग भी नहीं, महीने में एक मीटिंग। ऑफिस में पूरी सुविधाएं रखते हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोबी है, ये सारी की सारी जो सुविधाएं रखते हैं ना, जैसे फ्री फूड हो गया, फ्री ट्रैवल, फ्री मेडिकल, ये सब देते हैं। इन्होंने कोरोना टाइम पे भी सबको फ्री फूड दिया, ट्रैवल की सुविधा दी, मेडिकल की सुविधा दी कोरोना टाइम पर भी। ये तो हो गया इनकी रिक्रूटिंग का टाइम। अब इनका टारगेट क्या है, अभी 2023 के अंदर इनकी 40,000 करोड़ की कंपनी है। अब इनका आगे टारगेट क्या है, इनका ना इंडिया के अंदर जो शेयर है, मार्केट शेयर है, वो इनका 10 to 15% है। ये चाहते हैं कि हमारा शेयर 25 to 30% हो जाए। अभी इंडिया में ग्रो करना है इनको। दूसरी चीज़ है गांव, छोटे छोटे गांव के अंदर रोजगार पैदा करना है। अभी इनके ना 2 विलेज सेंटर्स हैं, तेनकासी तमिलनाडु के अंदर, दूसरा रविगुंता आंध्र प्रदेश के अंदर। इन दोनों के अंदर 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं एक ही जगह पे। IT सेक्टर के 500 से ज़्यादा काम करते हैं, और वो भी विलेज के बच्चे हैं। ये कोई भी बड़ी IITs, NITs, IIITs के बच्चे नहीं हैं। गाँव से उठाते हैं, डिप्लोमा कराते हैं, खुद सिखाते हैं और आगे काम पे लगा देते हैं। इन्होंने क्या किया यार, और डेवलपमेंट करना है। इनका टारगेट क्या है, 500 जो लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं वो हमें 5,000 करना है। इन्होंने क्या किया, अब एक बंदा क्या करेगा यार, कंस्ट्रक्टर हायर कर लेते हैं और आर्किटेक्ट हायर कर लेते हैं, वो अपना कंपनीज ऑफिसेस बना के दे देगा। इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी के अंदर 4 सिविल इंजीनियर हायर कर लिए। ये सिविल इंजीनियर्स हैं। उसके बाद कई सारे JEs होते हैं और जितने भी लेबर टाइप ये होता है सारे हायर किए अपने इन हाउस। उनसे बोला कि भाई तुम ऑफिसेस बनाओ, केवल ऑफिसेस बनाओगे। अपनी कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और इनके बारे में सुनो, ये करते ही हैं, गांव में रहते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, टहलने के लिए जाते हैं। इनके गांव में एक छोटा सा तालाब है, वहाँ तालाब में जाके नहाते हैं, वापस आते हैं, कंपनीज ईमेल्स वगैरह ये सब चेक करते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को जाते हैं, टहल के आते हैं, पेड़ के नीचे चुपचाप जाके सो जाते हैं। इनके पास कोई भी बंगला नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है, एक साइकिल से घूमते रहते हैं। इनकी ना एक लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि इनकी सोच क्या है। ये बोलते हैं कि हमेशा ना -5 ईयर कॉन्सेप्ट लेके ना चलना चाहिए। जैसे गुजरात में बोलते हैं
1000 दिन के अंदर तो प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। 1000 दिन मतलब 3 साल तक तो प्रॉफिट के बारे में सोचो ही नहीं। ये तो ये कहते हैं कि 5 साल तक तुम प्रॉफिट के बारे में सोचो ही नहीं। ये तो ये कहते हैं कि 5 साल तक तुम प्रॉफिट के बारे में सोचो ही मत, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी इनकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक श्योर टू डू सब्सक्राइब द चैनल। एक ऐसे ही एक बंदे हैं अलेक्जेंडर वांग करके, जो 19 साल के अंदर मिलियनर बन गए थे। उनकी भी स्टोरी है हमारे ही चैनल पर, एक बार आप जाके चाहो तो चेक कर सकते हो। थैंक यू।